नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष राधे टेक डिसाइड। तो आज का मुद्दा बेसिकली है कि सैमसंग स्मार्टफोन की कुछ 5 गलतियां, कुछ 5 कमियां, फिर बोलो फिर चिंदी चोर हरकत। अब यहाँ पे बहुत गलत वर्ड है लेकिन जो है वो सही है। तो यहाँ पे बेसिकली बात आज कुछ कंपेरिजन की नहीं होने वाली, क्योंकि मैं सैमसंग के फ़ोन को किसी और ब्रांड से कंपेयर नहीं करने वाला। लेकिन यहाँ पे बात आज होने वाली है कि सैमसंग का ब्रांड है ना, बहुत बड़ा है, एक ट्रस्ट है हमारा उसके ऊपर और बहुत अच्छी क्वालिटी मिलती है, लेकिन प्राइस थोड़ी ओवर होती है। और यहाँ पे स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। जैसे कि प्राइस तो और यहाँ पे सैमसंग की होती है, लेकिन हमें बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलती है, हमें यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्पांस मिलता है, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे सुपीरियर क्वालिटी मिलती है। लेकिन कुछ 5 गलतियाँ सैमसंग करता है, जो कि कुछ कमियाँ जो कि आपको जानना ज़रूरी है। आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको यहाँ पे ये जानने को मिलेगा। तो यहाँ पे आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ज़रूर। और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई। किस बात का गुस्सा है मेरे ऊपर? गुस्सा निकालिए, दबाइए जोर से, उससे लाल को काला कर दीजिए, घंटी को जोर से दबाइए, ऑल कर दीजिए, ताकि आपको सभी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले मिल जाए। भाई देखिए, अच्छी वीडियोस होती है और लाइक भी कीजिए वीडियोस को। सबसे पहले हरकत, सबसे पहले कमी, और मैं बोलूँगा ये बिल्कुल चिंदी चोर हरकत है, जो कि सच में आपको भी यहाँ पे लगा होगा। इसके पहले जो अपना चार्जर होता है, उसकी जो केबल होती है चार्जिंग केबल, उस चार्जिंग केबल को सैमसंग है ना बहुत ही छोटी बनाता है। अब ये देखिए चार्जिंग केबल, ये एक्चुअल में यहाँ पे आपको बड़ी दिख रही होगी, लेकिन एक्चुअल में बड़ी नहीं होती, ये बहुत ही छोटी होती है। अब यहाँ पे हम जब चार्जिंग को लगाते हैं तो हमें बहुत दिक्कत आती है, आपको भी आती होगी। और एक्चुअल में मैं 8 से 10 साल पहले से जब सैमसंग को देख रहा हूँ, हर एक फ़ोन में, वो 10,000 वाला फ़ोन हो या फिर 50,000 वाला स्मार्टफोन हो, उसमें यहाँ पे ऐसी छोटी केबल आपको मिलती है। अब यहाँ पे क्या लॉजिक है सैमसंग का, मुझे बिल्कुल नहीं पता। इसमें कुछ यहाँ पे क्या चीज़ें, कुछ साइंटिफिक रीज़न है, क्या है मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हो, ये भी एक ब्रांडेड केबल है जो कि सैमसंग के इस केबल से अच्छी खासी बड़ी है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ओके, तो ये यहाँ पे सैमसंग की केबल ख़त्म हो जाती है और यहाँ पे ये होती है इतनी बड़ी। तो ये बस कुछ 10 इंच के आसपास इतनी बड़ी होगी केबल। तो हमें सैमसंग को यही कहना है कि बस आप 8 से 10 इंच और थोड़ी बड़ी कर दो, तो हमें जो है वो आसानी होगी चार्जिंग करने के वक्त। अब यहाँ पे इसका क्या लॉजिक है मुझे नहीं पता। सैमसंग इतने पैसे चार्ज करता है, 20,000, 30,000, 50,000, इतने पैसे जब लेता है तो इसमें पैसे कितना जाएगा? 10 इंच की केबल बढ़ाने के लिए कितने पैसे जाएंगे? क्या 50,000 रुपये लग जाएंगे? नहीं, 100, 200, 300 रुपये लग जाएंगे। हमसे लो यार, कोई दिक्कत नहीं, हम देने को तैयार है, लेकिन बड़ी केबल दो ना यार, क्या दिक्कत है? तो ये जो हरकत है ना सैमसंग की, मुझे बहुत हद तक यहाँ पे खलती है। और आप भी शायद से इसके ऊपर एग्री करते होंगे, और अगर आप एग्री करते हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपके साथ में भी ये हरकत हुई है या नहीं, और आपको भी कितना यहाँ पे फ्रस्ट्रेट हुआ है। क्योंकि चार्जिंग लगाते वक्त यहाँ पे चार्जिंग को बहुत तकलीफ होती है यार, एडजस्ट करना पड़ता है फ़ोन को। बहुत बार मेरा फ़ोन जो है वो मैंने बोर्ड के ऊपर लगाया था, क्योंकि चार्जिंग केबल नहीं आ रही थी नीचे, तो वापस से फ़ोन 2-3 बार गिरा हुआ है, मेरा फ़ोन का डैमेज भी हुआ है। तो यहाँ पे ये तकलीफ होती है, हैरेसमेंट होती है, बहुत बुरा लगता है। इतना पैसा खर्च करने के बाद में ऐसी केबल देना बहुत ही घटिया हरकत है। अब जो दूसरी हरकत सैमसंग करता है वो यहाँ पे जानबूझ के करता है, या फिर सैमसंग का एक ब्रांड है उसके हिसाब से भी होता होगा, क्योंकि ओवर प्राइस्ड फ़ोन को बेचना, साथ में बाद में उसके जो है वो सेलिंग प्राइस, यानी कि जो रीसेलिंग प्राइस है, रीसेल वैल्यू जो नहीं मिलना। अब यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है कि कोई स्मार्टफोन अगर 25,000 का सैमसंग बेच रहा है, अगर वो सैमसंग का फ़ोन अभी अभी लॉन्च हुआ है, अगर हम फॉर एग्जांपल कोई सैमसंग फ़ोन पकड़ ले, A51 है, जो कि इसकी प्राइस अभी 25,000 रुपये है। अब ये सैमसंग का फ़ोन जो है वो 6 से 8 महीने के बाद में इसकी प्राइस ड्रास्टिकली 7 से 8,000 रुपये यहाँ पे सैमसंग इसे डाउन कर देगा। अब इतनी डाउन होने के बाद में उसकी प्राइस आ जाएगी 17-18,000 रुपये। अब उसके बाद में होगा कि ये कोई बंदा उसे 1 साल वापरता है, उसे यूज़ करता है फ़ोन को, वो जब उसे सेल करने जाएगा, उसे बेचने जाएगा, तो उसकी प्राइस आएगी उसे 8, 9, 10, इस हज़ार के रेंज में आएगी आपको। ओके, तो यहाँ पे वो बंदा उस फ़ोन को जब बेचेगा तो उससे कितना बड़ा नुकसान होगा? करीबन यहाँ पे उससे 14,000 का नुकसान होगा। ओके, किसी को 12, किसी को 14, इस तरह से नुकसान होगा, लेकिन 10,000 के ऊपर ही नुकसान उससे होने वाला है। अब आप बोलोगे कि 1 साल यूज़ कर लिया, लेकिन 1 साल के बाद में इतनी कम रीसेल वैल्यू मिलना सैमसंग के फ़ोन की बहुत ही बुरी दशा है। अब जो बंदा उस फ़ोन को खरीदेगा तो वो बोलेगा कि 1 साल के बाद में उसे और बहुत से चॉइस आ जाएगी, क्योंकि 1 साल के बाद में टेक्नोलॉजी और बदल जाती है। हर एक महीने में नया स्मार्टफोन आता है, नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, और सैमसंग तो आपको पता है कि कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी देता है, ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पे हर महीने में फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं, तो वो फ़ोन की प्राइस के हिसाब से जब वो 1 साल के बाद में उसे बेचने जाएगा तो वो सामने वाला बंदा बोलेगा भाई मुझे सैमसंग का ही फ़ोन 12 से 14,000 में मिल रहा है, तो मैं ये फ़ोन क्यों खरीदूँ 12,000, 15,000 में तेरा? मुझे ये फ़ोन 8 या 9,000 में चाहिए। और यहाँ पे A सीरीज़ है, M सीरीज़ है। M सीरीज़ ऐसे स्पेक्स देती है जो कि आपको 14-15,000 में मिल जाते हैं, और बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि A सीरीज़ में और M सीरीज़ में कितना फ़र्क है। तो वो लोग तो यह सोचेंगे भाई हमें 14,000 में नया फ़ोन मिल रहा है सैमसंग का है, तो हम ये 25,000 का स्मार्टफोन हम 15 में क्यों ले, क्यों ना हम नया स्मार्टफोन खरीद ले। तो सैमसंग को जो अपने फ़ोन है एकदम सही प्राइस में यहाँ पे लॉन्च करना चाहिए। ओवर प्राइस भी नहीं होना चाहिए, लोअर प्राइस भी नहीं होना चाहिए,
मीडियम प्राइस के हिसाब से इन्हें वो जस्टिफाई कर सके फ़ोन को उसके प्राइस के हिसाब से, इन्हें उसमें जो स्पेक्स है उसके हिसाब से वो जस्टिफाई हो सके, ज़्यादा ओवर प्राइस भी ना हो और ज़्यादा लोअर प्राइस भी ना हो, अपने ब्रांड के हिसाब से उसकी ब्रांड वैल्यू ठहराए और उस फ़ोन को बेचे। यानी कि अगर आप वो फ़ोन अगर 1 साल के बाद में भी अगर बेचने जाते हो तो उसकी रीसेल वैल्यू तो मिले हमें। हम जब सैमसंग के फ़ोन खरीदते हैं तो हमें लगे कि नहीं हम ब्रांड यूज़ कर रहे हैं यार, 1 साल के बाद में उसकी प्राइस बिल्कुल बहुत घटिया सी प्राइस में हो जाता है फ़ोन। मैंने खुद ने ऐसे सैमसंग के फ़ोन यहाँ पे सेल आउट किए जिसकी प्राइस बहुत ही कम आती है। ऐसे में यार फिर फ़ायदा ही क्या। तो प्राइस अगर आप सही से रखते हो, अगर आप जो 25,000 का फ़ोन हो उसे स्टार्टिंग में 20,000 में बेचो भाई, और बाद में अगर आपको 6 से 8 महीने के बाद में उसकी प्राइस करना भी है कम तो 2 से 3 हज़ार रुपये आप कम कर सकते हो। यानी कोई बंदा उसे अगर बेचने जाता भी है तो उसे 5, 7, 8 हज़ार रुपये के ऊपर नुकसान नहीं होगा। अगर वो फ़ोन 25,000 का होगा और फिर बाद में वो ड्रॉप होगा, उसके बाद में वो बेचने जाएगा तो उससे बहुत बड़ा नुकसान होता है और हम सभी का नुकसान होता है। तो ये रीसेल वैल्यू भी कम होती है ओवर प्राइस की वजह से। तो यहाँ पे सैमसंग को समझना है ओवर प्राइस फ़ोन को ना बेचे और इसकी वजह से रीसेल वैल्यू हमारी घटती है, हमारे स्मार्टफोन की हमें नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। कंपनी तो यहाँ पे नए नए स्मार्टफोन बना के आगे निकल जाती है। तो ये बहुत बड़ी गलती मुझे लगती है सैमसंग की तरफ से, इसको भी सैमसंग ने सुधारना चाहिए। तीसरी बात, यहाँ पे हर बात में बोलता हूँ कि सैमसंग का फ़ोन बहुत अच्छा है, ब्रांड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन एक बात जो कि बिल्कुल घिसी पीटी होती है, घिसते ही जाओ साबुन ख़त्म नहीं होता, जो कि होता है इसका प्रोसेसर। ओके, तो यहाँ पे एक ही प्रोसेसर के ऊपर यहाँ पे 10-10 फ़ोन को लॉन्च करना कहाँ की होशियारी है भाई। अब यहाँ पे Exynos 9611 इसके ऊपर A50s भी, A51 भी, साथ ही में M30s भी, M31 भी, इतने फ़ोन लॉन्च करोगे एक ही प्रोसेसर के ऊपर, प्राइस अलग अलग रखोगे, क्या दर्शाना क्या चाहते हो भाई, क्या दिखाना चाहते हो लोगों को कि हम एक ही प्रोसेसर के ऊपर इतना कुछ काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे सैमसंग जो है वो प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए तो ए सीरीज़ के फ़ोन महंगे, एम सीरीज़ के फ़ोन सस्ते। हाँ, एम सीरीज़ में कुछ फीचर्स कम होते हैं लेकिन सभी में सेम प्रोसेसर। तो यहाँ पे ऐसा क्यों भाई, अगर वो फ़ोन 1 साल के बाद में अगर आप उसे यूज़ करते हो तो टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, गेम एक्सटेंड हो रही है, साथ ही में जो गेमिंग हो या फिर ऐप्स हो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन आ रहे हैं। ऐसे में ये जो प्रोसेसर है ना वो कैपेबल नहीं होता है इनको बिल्कुल सही से मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पे सैमसंग को समझना चाहिए कि अपना जो प्रोसेसर है ना वो थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूव करे। और यहाँ पे जो एम सीरीज़ के फ़ोन है उनमें शायद से आप 9611 दे सकते हो, लेकिन जो महंगे फ़ोन है 25,000, 30,000, 20,000 उनमें आप सही से एक स्नैपड्रैगन तो दे सकते हो जो कि हमें जो हमारे हिसाब से मिले, जो कि स्नैपड्रैगन 675 या फिर जो लेटेस्ट हो उससे थोड़ा सा एक वर्जन पीछे दे सकते हो, या फिर Exynos का भी कोई लेटेस्ट वर्जन दे सकते हो। लेकिन सैमसंग यहाँ पे फिर से गलती करता है और यहाँ पे सैमसंग ऐसा क्यों करता है अब उसको ही पता। तो ये गलती मुझे लगती है बहुत बड़ी है, ये सुधारना चाहिए सैमसंग को। चौथी बात, चौथी गलती, चौथी यहाँ पे चिंदी चोर हरकत जो कि सैमसंग बिल्कुल जो करता है ना मुझे बहुत ही गलत लगता है। यहाँ पे अपने फ़ोन को बेचने के बाद में जो अपडेट का जो इश्यूज़ होता है ना, अपडेट सबसे पहली बात तो यहाँ पे सबको प्रोवाइड सही से नहीं कराता। ओके, और जो फ़ोन सबसे ज़्यादा बिके हुए हैं जैसे कि A50 हो, A51 हो, ऐसे जो स्मार्टफोन होते हैं जो मोस्ट सेलिंग फ़ोन होते हैं उनको अपडेट प्रॉपर आती है, लेकिन पहले 6-7 महीने अपडेट आती है, उसके बाद में यहाँ पे अपडेट के अंदर बग्स ऐड किए जाते हैं। आप सही मानो या गलत, ये सही बात है, इसमें बग्स ऐड किए जाते हैं और उसको सॉर्ट आउट किया जाता नहीं। लेकिन आप जब उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आपको लगता है कि नहीं अब इस फ़ोन में कोई दिक्कत नहीं है यार, अब ये यानी कि दिक्कत यानी कि इस फ़ोन में अब यहाँ पे कुछ होने नहीं वाला है, तो आप उस फ़ोन को जो है वो सेल आउट कर देते हैं कम प्राइस में। अब यहाँ पे आप फ़ोन को बेचते हो और फिर से नया फ़ोन सैमसंग का मोस्टली 70% जो लोग हैं वो सैमसंग के फ़ोन को यूज़ करने के बाद में किसी और ब्रांड के ऊपर स्विच नहीं होते, क्योंकि उन्हें सैमसंग की जो है वो आदत लग चुकी होती है। अब मैं भी यहाँ पे सैमसंग छोड़ कर किसी और फ़ोन के ऊपर जाता हूँ तो मुझे वो एक्सपीरियंस नहीं मिलता। तो मोस्टली 70% लोग फ़ोन को बेचकर सैमसंग का ही फ़ोन खरीदते हैं, 30% जो कि लोग यहाँ पे जो है वो अलग अलग हो जाते हैं, जो कि ओप्पो, वीवो, रियलमी, रेडमी फ़ोन खरीदते हैं। तो सैमसंग को पता है कि हमारे कस्टमर कहीं जाने नहीं वाले हैं, तो फिर यार अपडेट को सही से देना तो चाहिए ना यार, क्योंकि वो अपडेट को नहीं देना चाहते सही से, तो उसमें बग्स वगैरह ऐड करके बहुत से आपको प्रॉब्लम आने लगती है। जैसे कि इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है A50 या फिर A50s, ऐसे बहुत से फ़ोन है जिसमें आपको अपडेट के थ्रू बहुत से तकलीफ आती है। आप फ्रस्ट्रेट होकर फ़ोन बेचते हो, फ़ायदा कंपनी का होता है। तो ये गलती सैमसंग को नहीं करना चाहिए। बहुत बड़ा ब्रांड है, एक ब्रांड वैल्यू है, इसको बरकरार रखे और यहाँ पे सही से अपडेट दे और अपडेट के अंदर जो प्रॉब्लम्स है उससे फिक्स करे और चाइनीज़ कंपनी से सीखे। बहुत से लोग बोलते हैं भाई चाइनीज़ कंपनी ऐसा करती है वैसा करती है, लेकिन वो हमें कहीं ना कहीं हद तक सेटिस्फेक्शन तो देती है और अपडेट तो सही प्रॉपर तरीके से और बग्स को निकाल करके देती है। सैमसंग यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन बग्स यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं कर पाता। इनकी बहुत बड़ी डेवलपर टीम है भाई, सैमसंग बहुत बड़ी कंपनी है, ये छोटे मोटे काम नहीं कर सकती, तो फिर सैमसंग कंपनी अपने आप को ब्रांड कैसे कहला सकती है। तो मुझे ये कहना है कि ये बहुत बड़ी गलती है और ये बहुत बड़ी हरकत है जो कि सैमसंग करता है। तो इस गलती को सैमसंग ने मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। अब सैमसंग के ऊपर ये करे ना करे वो उनकी मर्जी है। पांचवी गलती यहाँ पे सैमसंग अपने फ़ोन को बना देता है, सब कुछ अच्छा होता है, बिल्ड क्वालिटी, कैमरा, बैटरी, डिज़ाइन सब कुछ सुपीरियर होता है, वही प्राइस भी हम दे देते हैं, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन की यहाँ पे कमी होती है। अब यहाँ पे जो है सैमसंग के फ़ोन में अगर आप देखो अभी जो लेटेस्ट फ़ोन आ रहे हैं, A सीरीज़ हो, M सीरीज़ हो, इसमें आपको ज़्यादा करके आपको जो है ना बैटरी ड्रेनिंग का प्रॉब्लम आता है, बैटरी जल्दी ड्रेन होती है,
फ़ोन के अंदर आपको जो है वो नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा आता है। जब आप 2 सिम यूज़ करते हो ड्यूअल सिम, तो आपको पहले सिम को रेंज कम मिलेगी, दूसरे को ज़्यादा मिलेगी। कभी कभी नेट नहीं चलता पहले सिम का, दूसरे सिम का चलेगा तो फिर पहले का नहीं चलेगा। और आप अगर जैसे ही घर में जाते हो तो आपके नेटवर्क बार जो है डाउन हो जाते हैं। और यहाँ पे हीटिंग भी ज़्यादा जल्दी होता है। तो ऐसे में यहाँ पे अगर आप बात करो तो यहाँ पे जो एक्जीनोस है वो तो बिल्कुल, मैं बोलूँ घटिया तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन वो यहाँ पे बहुत हद तक यहाँ पे मैनेज नहीं कर पाता इन चीज़ों को। यहाँ पे उसको लेकर ये सही से ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पा रहे। अब क्यों नहीं कर पा रहे मुझे नहीं पता। अब यहाँ पे अगर स्नैपड्रैगन की बात करो तो A70 जो स्मार्टफोन है उसमें आपको स्नैपड्रैगन 675 मिलता है और A71 में आपको मिलता है 730। उसमें आपको यहाँ पे नेटवर्क का, बैटरी ड्रेनिंग का और यहाँ पे हीटिंग का बिल्कुल मैं बोलूँगा बस बहुत कम इश्यूज़ है, बहुत कम इश्यूज़ है। यहाँ पे स्नैपड्रैगन के साथ में वो सही से ऑप्टिमाइज़ कर पा रहे हैं। अब एक्जीनोस के साथ में क्यों नहीं कर पा रहे? तो यहाँ पे आपको यहाँ पे ये देना ही नहीं चाहिए एक्जीनोस। अगर आप दे रहे हो तो उसके ऊपर अच्छे से काम करो। अब यहाँ पे हम जैसे लोग जब 25,000 30,000 खर्च कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्जीनोस को भी सही तरीके से ऑप्टिमाइज़ करो। बस यहाँ पे जो S20 अल्ट्रा, S20, S10, Note 10 लाइट, Note 10 ऐसे फ़ोन को आप जो एक्जीनोस देते हो उसमें आप सही से ऑप्टिमाइज़ करते हो। फिर 20,000 से 30,000 के रेंज जो फ़ोन होते हैं उनके अंदर आप ऑप्टिमाइज़ क्यों नहीं कर पाते? तो बात करो एक्जीनोस की या फिर इनके ऑप्टिमाइजेशन की, तो ये सही से यहाँ पे ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पाते। और यहाँ पे इन दिनों यहाँ पे जो सैमसंग के फ़ोन आ रहे हैं उनमें यहाँ पे ये इश्यूज़ आते हैं। आप सच में इसे एग्री करते हो ना करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपको ये प्रॉब्लम कभी ना कभी आई होगी। और सैमसंग की अभी जो लेटेस्ट फ़ोन है उसमें आपको ये प्रॉब्लम आती है। अगर आप एग्री करते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो कुल मिला के ये जो 5 गलतियां है यहाँ पे सैमसंग करता है, ये 5 गलतियां है, ये चिंदी चोर हरकत में बोलूँगा ये सैमसंग जो कर रहा है ना यार, सही से बिल्कुल बहुत ज़रूरी है यहाँ पे इसे सुधारना। सैमसंग को बहुत गंदी हरकत करता है सैमसंग। तो पहली हरकत जैसे कि केबल को छोटी करना, उसके बाद में ओवर प्राइस्ड फ़ोन बेचना, तीसरी बात प्रोसेसर के साथ में सैमसंग फ़ोन लॉन्च करना, अपडेट के अंदर इश्यूज़ क्रिएट करना, ऑप्टिमाइजेशन का ना होना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं दर्शाती कि सैमसंग इसके ऊपर सीरियस क्यों नहीं है। अब यहाँ पे सैमसंग को ये चीज़ें समझनी चाहिए। अब यहाँ पे सैमसंग को इतना टाइम नहीं है कि जो मुझ जैसे यूट्यूबर की बात सुने और अपने आप में एक जो इम्प्रूवमेंट करे। अगर करता है तो अच्छी बात है। सैमसंग की बात करें तो सैमसंग मेरी बात सुने या ना सुने, लेकिन आप तो सुन रहे हो, आप तो मुझे देख रहे हो, तो आप समझ गए, मुझे बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। मुझे लगता है कि आपको जो मैंने बातें बताई वो आप सही से यहाँ पे समझ ही गए होंगे, तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। सक्सेसफुल तरीके से आप समझ गए वो बहुत बड़ी बात है। कंपनी समझे ना समझे आप तो समझ गए, क्योंकि हम और आप है तभी तो यहाँ पे हर एक कंपनी जीवित है। ओके, तो यहाँ पे जो कंपनी इतने बड़े ब्रांड बना रही है हमारे ऊपर ही बना रही है भी, और किसके ऊपर बना रही है? तो अगर हम यहाँ पे बगावत करते तो फिर हो क्या सकता है? तो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। और 15,000 सब्सक्राइबर होने के अंदर बिल्कुल 15 से 20 सब्सक्राइबर बाकी है, तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं तो बहुत बड़ा ड्रीम है कि 15 मिलियन तक मैं यहाँ पे सभी टेक डिसाइड फैमिली को पहुँचाऊँ, जल्दी से 15 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए। आपका सपोर्ट ऐसे बना रहे ना तो जल्दी से 15 मिलियन सब्सक्राइबर भी हो जाएंगे और आप और हम टेक डिसाइड फैमिली के साथ में ऐसे बना रहेंगे। तो बस इतना ही आज के वीडियो में। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।